चैप्टर 8 फेज़ डायग्राम। तो फेज़ डायग्राम में डिटेल में जाने से पहले इसमें कुछ टर्म यूज़ होती हैं, वो हम डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी डिटेल में जाएंगे और एंड पे हम आयरन कार्बन डायग्राम, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो एंड पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जी, जब पहले तो इसको देखते हैं फेज़ डायग्राम जो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले फेज़ डायग्राम लिखा है, तो सबसे पहले फेज़ क्या चीज़ है। तो फेज़ इसको देख लेते हैं, ये इसकी डेफिनेशन। A phase is form of matter that is homogeneous, physically distinct region in a heterogeneous system, and this region is having definite boundary line and can be mechanically separable from other region in the system। ये अभी आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अब इसको जैसे आपका था फेज़ इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर। आपको पता है कि मैटर की तो आप शुरू से पढ़ते रहे कि मैटर की 4 टाइप्स जैसे करते हैं कि मैटर सॉलिड में भी होता है, और फिर लिक्विड में भी होता है, फिर गैसेस में भी होता है। तो मैटर की मुख्तलिफ शेप्स हैं। अच्छा, फेज़ भी इसी तरह मैटर की एक शेप है। अब ये अगर हम आगे डिटेल में जाएंगे तो जो जिस तरह मैंने आके ये 3 आपने मैटर की, ये तो फेज़ जो शेप्स हैं आपने फॉर्म है आपने सुनी हुई है। मैटर जिसको मैं कहते हैं मैटर स्टेट, 3 स्टेट में मैटर पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अच्छा, आगे फिर लिक्विड में भी ज़्यादा फेज़ हो सकती हैं, इसी तरह फिर सॉलिड में भी आगे ज़्यादा फेज़ होंगी जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है फेज़ इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है ना जी। ये सॉलिड हो सकता है, सॉलिड के अंदर कोई फेज़ हो सकती है, फिर ये लिक्विड हो सकता है, लिक्विड के अंदर फिर कोई फेज़ हो सकती है, या ये गैस की फॉर्म में होता है। गैस में तो शायद एक ही होती है, ठीक ना जाए। दैट इज़ होमोजीनियस। अब वो फेज़ की डेफिनेशन ये है, वो होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है ना जी। उसमें हम ये ना कह सकें, हमें ये नज़र आ रहा हो कि जिसमें ये चीज़ मतलब होमोजीनियस, मतलब आपने अगर पानी में नमक डाला है तो नमक तो उसमें मिक्स हो गया, वो तो होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस लिक्विड बन गया ना, होमोजीनियस नज़र नहीं आ रहा आपको, तो उसको होमोजीनियस कहेंगे। ये अब इसकी अब डेफिनेशन आगे भी चलेंगे, ठीक है ना जी। अच्छा, फिज़िकली डिस्टिंक्ट, एक तो होमोजीना चाहिए, दूसरा फिज़िकली डिस्टिंक्ट, हमें बिल्कुल फिज़िकली नज़र आ रहा हो कि ये चीज़ नज़र आ रही है। रीजन इन ए हेट्रोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस जिसमें कई ज़्यादा फेजेस हों, एंड दिस रीजन इज़ हैविंग डेफिनेट बाउंड्री लाइन, और उसकी एक ख़ास बाउंड्री लाइन भी हो, एंड कैन बी मैकेनिकली सेपरेबल, इसको मैकेनिकली हम अलहदा भी कर सकें फ्राम अदर रीजन इन द सिस्टम। मिसाल के तौर पे आपके पास ये फ़र्ज़ करें कि अभी इसको हम डिटेल में जाते हैं, इसको समझाते हैं आपको कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये ऐसे किसी बीकर में ऐसे पानी पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब पानी में ये आपका ऐसे ये लिक्विड फॉर्म में पानी ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना जी, ऐसे पड़ा हुआ है। अब इसमें आप बर्फ़ के टुकड़े डाल दें ऐसे करके, ऐसे बर्फ़ के टुकड़े पड़े हुए हैं, ऐसे को ऐसे फ्लोट कर रहे हैं,
ऐसे करके ये बर्फ़ के टुकड़े हैं जी, ठीक है ना जी। अब इसमें अब एक तो पानी आपको ये नज़र आ रहा है, ये लिक्विड फॉर्म में, एक आपको आइस ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसको अगर डेफिनेशन के साथ कंपेयर करें इन चीज़ों को, तो पहली बात फिर ये अब आइस एक अलहदा फेज़ है और इसी तरह ये आपका लिक्विड एक अलहदा फेज़ है, ठीक है ना जी। अब ये इसकी फार्म अलहदा है, इसकी फार्म अलहदा है, और ये होमोजीनियस है अपने तौर पे, ये भी होमोजीनियस। इसमें हमें कोई चीज़ नज़र तो नहीं आ रही, इस बर्फ़ में कोई चीज़ हमें, ठीक है ना। ये भी होमोजीनियस है, ये भी होना चाहिए। और फिज़िकली डिस्टिंक्ट आपको सामने नज़र आ रहा है, ये बर्फ़ है, आइस है, ये आपके पास वाटर है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। फिर इन हेट्रोजीनियस सिस्टम, ये हेट्रोजीनियस है क्योंकि इसमें हेट्रोजीनियस सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें कई फेज हों, जो कि हेट्रोजीनियस है, यानी इसमें लिक्विड भी है और इसमें सॉलिड भी है, इसलिए हेट्रोजीनियस है। अब इसमें इस हेट्रोजीनियस सिस्टम, इस सिस्टम में ये आपके सिस्टम की डेफिनेशन होमोजीनियस हेट्रोजीनियस आगे पढ़ेंगे। अब ये हेट्रोजीनियस सिस्टम, इसके अंदर ये लिक्विड भी है और ये आइस भी है, और दिस रीजन इज हैविंग डेफिनेट बाउंड्री लाइन। ये देखना जी, आपको ये इनका अलहदा है, ये आपको शेप से नजर आया, ये अलहदा इसकी बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री अलहदा है, इसकी अलहदा, ये ठीक है ना जी। और इसको आप मैकेनिकली अलहदा भी कर सकते हैं, मसलन आप सीव ले लें छलनी से, उससे आप बर्फ़ को अलहदा भी कर लें, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें फेज़ कहलाएंगी। तो इसी तरह अगर मैं इसको ऊपर से फ़र्ज़ करें कि इसको लेड से ऊपर से बंद कर देता हूँ, ऐसे इसको मैंने बंद किया ऊपर से, तो ये इसके वेपर, इसके ऊपर वेपर आना शुरू हो जाएंगे, ऐसे करके इसके वेपर आना शुरू हो गए, इस ठीक है ना जी, आपने बंद कर दिया। अब इसी बीकर के अंदर अब 3 फेजेज़ आ गए, एक आपकी लिक्विड है, आइस है, और आपका यहाँ पे वेपर या जिसको कहते हैं गैस, ठीक है ना जी। ये हीट हेट्रोजीनियस सिस्टम जिसमें 3 अभी फेज़ आ गए, लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर। इसी तरह आप देख लें, अगर आपने पानी लिया, पानी में आप ऐसे करके पानी में अगर आप सोडियम क्लोराइड मिला देते हैं पानी में, तो सोडियम क्लोराइड तो इसमें मिक्सअप हो जाएगा, आपको नज़र नहीं आएगा। आप ये नहीं कह सकते इसमें सोडियम ये है, सोडियम क्लोराइड ये है, पानी ये, ऐसे नहीं, वो बिल्कुल मिक्स हो गया। तो वो उसमें जब मिक्स हो जाएगा तो वो एक सिंगल फेज़ ऐसा सिस्टम होगा, ये पानी और नमक का ये ऐसा सिस्टम बना जो कि एक सिंगल फेज़ बनाएगा। अब फ़र्ज़ करें हम इसमें नमक और ज़्यादा डालते जाते हैं, और ज़्यादा डालते हैं, और ज़्यादा, और यहाँ तक कि सोडियम क्लोराइड जब ये सैचुरेशन पॉइंट पहुँचता है तो वो आके नीचे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे इसमें मिक्स हुआ है वो इसमें से निकल के यहाँ पे आपने जब डाला, वो मिक्स हुआ, फिर इसकी जो सॉल्युबिलिटी लिमिट से ज़्यादा है वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा नमक, ये। अब ये देखें, इसी के अंदर अब 2 फेजेस बन गई, एक आपकी ये लिक्विड फेज़ है जिसमें नमक हल है, और दूसरी ये सॉलिड फेज़ बन गई जो आपके ये क्रिस्टल शेप में नीचे बना हुआ है, ठीक है ना जी। तो ये आपका फेज़। उससे आगे चलते हैं जी, फेज़ तो हमने पढ़ा। उसके बाद फेज़ डायग्राम क्या होता है? सिंपल, इट इज़ अ ग्राफिकली इंडिकेशन ऑफ डिफरेंट फेज़, यानी जो फेजेस बनी हैं उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
अगर की जाए उसी सिस्टम के, आपने टेम्परेचर की चेंज किया, प्रेशर चेंज किया, कंपोजिशन चेंज की, ठीक है ना जी, जो उसमें कंपोनेंट हैं, तो वो आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें मुख्तलिफ फेजेस को डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट, तो वो आपके पास फेज डायग्राम बनेगा, ठीक है ना जी। मिसाल के तौर पे अगर हम वाटर को हीट अप करते हैं मुख्तलिफ टेम्परेचर पे, मुख्तलिफ प्रेशर पे, तो उसकी फेज चेंज होंगी। अगर उसको कूल डाउन करेंगे तो वो कूल डाउन करेंगे तो वो आइस में तब्दील हो जाएगा। वाटर को हीट अप करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे और वो फिर वेपर में चेंज हो जाएगा। और ये जो टेम्परेचर है ये प्रेशर पे भी डिपेंड करता है फिर, ठीक है ना जी। अगर नॉर्मल आपका प्रेशर है यानी 1 एटमॉस्फेयर, उस पर तो वाटर 100 पे जाके बॉयल हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो अगर आपने ये इसका डायग्राम, फेज डायग्राम हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना जी। इसी तरह आप आयरन कार्बन डायग्राम जब वो देखेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि मुख्तलिफ प्रेशर पे, टेम्परेचर पे उसकी फेजेस चेंज होती रहती हैं, ठीक है ना जी। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है मुख्तलिफ फेजेस की अंडर कंडीशन। कौन सी कंडीशन? टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट, यानी ये जो चीज़ें उसमें सिस्टम में मौजूद हैं, जिनसे वो सिस्टम मिलके बना है, जो सिस्टम में जो चीज़ें मौजूद हैं उनका टेम्परेचर, प्रेशर, और जैसा वाटर सिस्टम है तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, वाटर ही है, ठीक है ना जी। तो आगे चलते हैं जी, फेज डायग्राम। फेज डायग्राम के बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है जी, मैंने अभी जिक्र किया सिस्टम। सिस्टम क्या होता है उसको देखते हैं जी, सिस्टम क्या होता है। आप चलते हैं जी, सिस्टम। ए सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट और या एक कंपोनेंट हो सकता है या कई कंपोनेंट हो सकते हैं, विच आर अरेंज ऑर्गेनाइज्ड टू गेट सर्टन पर्पस। यानी एक पूरा आपका जो सिस्टम है उसके अंदर एक कंपोनेंट भी हो सकता है, उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट भी हो सकते हैं जो कि इस तरह अरेंज होते हैं कि एक ख़ास मकसद हल होता है। वो मकसद कैसे हल होता है, वो पर्पस कैसे हल हो सकता है, वो टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल कंपोजिशन जो इसमें कंपोनेंट मौजूद हैं उनका चेंज करने से आपका मकसद कोई मुख्तलिफ फेज़ लेनी है, ठीक है ना जी। तो आपको वो फेज़ मिलेगी, टेम्परेचर, प्रेशर और ये कंपोजिशन वगैरह चेंज करके आपको मुख्तलिफ फेजेस मिलेंगी। और आपको पता है कि ये आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो इसकी स्ट्रक्चर बनती है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना जी। तो आपका पर्पस यही है कि आपने कोई ऐसी फेज़ मालूम करें जिसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो, तो वो आपका ये टेम्परेचर कंपनसेशन और ये इस किस्म के प्रेशर वगैरह चेंज करने से आपका वो मकसद हल होगा, ठीक है ना जी। तो अब ये देखें जैसे आपका ये कॉपर और निकल है, अलाय सिस्टम, ये आपका एक सिस्टम है, ठीक है ना जी। तो इसी तरह आपका कॉपर और जिंक है, ये एक अलहदा सिस्टम है। अब उसमें जिसको ब्रास कहते हैं, आप कंपोजिशन चेंज करते जाएं, जिंक की कंपोजिशन चेंज करते जाएं, ब्रास की उसी तरह कंपोजिशन चेंज होती जाएगी, ठीक है ना जी। तो उसकी प्रॉपर्टी भी इसी तरह चेंज होती जाएंगी। इसी तरह आयरन कार्बन है, आप कार्बन की कंपोजिशन चेंज करें तो
कंपोजिशन, टेम्परेचर, और ये भी आप आगे देखेंगे, ये भी एक सिस्टम है। आयरन और कार्बन ये एक सिस्टम है। इसी तरह आपके ग्लास में पानी है, वो भी एक सिस्टम है। क्यों? पानी को आप हीट करें, ठीक है ना, उसमें चेंज ला रहे हैं, आप स्टीम बनाना चाहते हैं, उसको आप चेंज ला रहे हैं कैसे? टेम्परेचर बढ़ाने से या प्रेशर कम करने से, या तो ये इस तरह की तो ये आपने ये होता है सिस्टम। मिसाल के तौर पे कि आपने फेज़ क्रिएट करनी है या एलिमिनेट करनी है, ठीक है ना जी। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है जी, तो आपका लो डस्टी जो लिक्विड है वो आपका कन्वर्ट होगा, डिज़ायर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है तो हो सकता है कि आपका जो सॉलिड है वो मेल्ट करके आपका लिक्विड फेज़ में बन जाएगा, ठीक है ना जी। इसी तरह आपने अगर कंपोजिशन चेंज की है, अब कंपोजिशन चेंज करने से हो सकता है कि आपकी पहले से फेज़ एग्जिस्ट कर रही है वो फेज़ में कोई लॉस आ जाए या फेज़ चेंज हो जाए, ठीक है ना जी। तो ये सिस्टम के अंदर ये जो पैरामीटर है ना, ये टेम्परेचर, प्रेशर, इनका और कंपोजिशन का इनका मेजर रोल है सिस्टम में, ठीक है ना जी। तो इसके बाद आगे चलते हैं जी। इसमें कंपोनेंट का मैंने जिक्र किया था, ठीक है ना जी। कंपोनेंट, सिस्टम के अंदर कंपोनेंट। अब कंपोनेंट क्या है? इट इज़ मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट या स्पीसीज necessary to define the composition of all the phases of the system, ठीक है ना जी। यानी सिस्टम में मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, ठीक है। अब जो कंपोनेंट है वो मिनिमम कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे जो कि उसकी हर फेज़ में मौजूद होंगे, ठीक है ना जी। तो उसको हम कंपोनेंट कहेंगे। मसलन आपका ये मैंने मिसाल दी, जैसे आपका ये बीकर वाला मैंने मिसाल दी थी। अब इसमें देखना ये आपकी ऐसे करके ये ऊपर पे मैंने लड़ दे दिया, ये ढक्कन सा। अब ये देखना इसमें ये पानी भी है, वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, और ये गैस फॉर्म में है। वाटर ही एक ही कंपोनेंट है, एक ही है। वो कंपोनेंट क्या है? वो वाटर है। अब वाटर एक कंपोनेंट है, ठीक है ना जी। अब वो कंपोनेंट वो भी इधर भी वही है, इधर भी वही है, और इधर भी वही है, ठीक है ना जी। अब फेज़ इसकी मुख्तलिफ है, ठीक है ना जी। कंपोजिशन इसके देखे ना। अब जो इसमें भी वही, इसकी कंपोजिशन भी वही, इसकी कंपोजिशन भी वही, इसकी कंपोजिशन भी वही, एक ही, ठीक है ना जी। तो ये तो हो गया जी कंपोनेंट, यानी इट इज़ ए मिनिमम नंबर ऑफ। इसी तरह आप देखें, आपका कॉपर निकल अलॉय है, उसमें कॉपर की और निकल की, कॉपर निकल अलॉय में कितने? दो कंपोनेंट हैं, एक कॉपर है, एक निकल है। उससे आप मुख्तलिफ अलॉय बनाते जा रहे हो, उसके कंपोनेंट कितने हुए? कंपोनेंट उसके दो ही हैं। अब कॉपर निकल अलॉय फेज़ उनकी ये आपस में बिल्कुल कम्प्लीटली डिज़ॉल्व होते हैं, और ये इनकी फेज़ एक ही बनती है, ठीक है ना। फेज़ एक, मगर कंपोनेंट इसमें दो है, कॉपर भी है, निकल भी है, ठीक है ना जी। इसी तरह आपने
आपने इसमें आयरन और कार्बन, ठीक है ना, इसको स्टील कहते हैं। अब ये इसमें आपने कंपोनेंट क्या है जी, आयरन है और कार्बन है। और जब इनको हम आगे स्टडी करेंगे, इसकी मुख्तलिफ फेजेस बन रही हैं, इन दो कंपोनेंट की वजह से फेजेस मुख्तलिफ बन रही हैं, मगर हर फेज़ में ये मौजूद है, ठीक है ना जी। यही कांस्टिट्यूएंट उसमें मौजूद रहेंगे, यानी कॉपर और निकल, चाहे फेज इसकी मुख्तलिफ हों, मगर ये है कि डिज़ॉल्वेबिलिटी मुख्तलिफ होगी, ठीक है जी। मुख्तलिफ तरीक़ों से जब फेज चेंज होगी, इसकी जो मसलन फ़र्ज़ करें कि अल्फ़ा फेराइट है तो उसमें कम कार्बन डिज़ॉल्व होती है। इसी तरह आपने गामा फेज़ है, उसमें ये कार्बन ज़्यादा डिज़ॉल्व हो जाती है, वो एक अलहदा फेज़ है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये तो हो गया जी कंपोनेंट के बारे में। उससे आगे चलते हैं जी, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। अब ये क्या है जी, अब ये मैंने अभी बताया, ए सिस्टम हैविंग सिंगल फेज़, अगर एक ही फेज़ है दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस। जैसे मैंने वाटर की मिसाल दी, अगर खाली वाटर पड़ा हुआ है तो एक ही फेज़ है, ठीक है ना जी। मतलब पानी आपने मिक्स कर दिया वाटर में, सॉरी वाटर में आपने शुगर मिक्स कर दी, तो शुगर तो मिक्स हो गई उसमें, तो वो एक होमोजीनियस सिस्टम है। अगर शुगर की एक लिमिट है, वो हल होते 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 तो एंड पे आपने देखा कि जो सॉलिड शुगर है नीचे है, अब ये हेट्रोजीनियस बन गया, ठीक है ना जी। तो ये जिसमें सिंगल फेज़ हो वो होमोजीनियस, जिसमें मल्टी फेज़ हो 2 या 2 से ज़्यादा, उसको हेट्रोजीनियस सिस्टम कहेंगे। इससे आगे चलते हैं जी, इक्विलिब्रियम, द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, यानी सिस्टम की वो हालत वेयर द फेज रिमेन कांस्टेंट और इनडेफिनेट टाइम पीरियड। यानी इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट कब होगी, मतलब दो, यानी कोई ऐसी टेम्परेचर या प्रेशर जहाँ पे उसको एक फेज़ दूसरी फेज़ को बैलेंस करेगी ना। यानी इक्विलिब्रियम आपने देखा होगा, शीशा है, शीशा में आप देखेंगे ये आपने यहाँ से इधर इसको इक्विलिब्रियम में कब करना है, जब ये यहाँ पे फोर्स लगी, इधर की फोर्स इसको बैलेंस, ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ठीक है ना जी। इसी तरह केमिकल रिएक्शन में देखें, केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब देखें ना जी, एक आपने फर्ज करें कि A + B, ठीक है ना जी, दो एलिमेंट हैं, उनको मिलाया और रिएक्शन हुई तो आपके पास C + D, ठीक है ना जी। अब शुरू में फ़र्ज करेंगे, ये A + B को आपने 100% बना लिया, 100% है, ये आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोडक्ट जो बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ठीक है ना जी। आपने यानी इसका मैं निशान हटा देता हूँ, तो ये आपने ऐसे, तो फिर ऐसे एक स्टेज ऐसी आएगी, आपने इधर जो डालेंगे वो इधर जो बनेगा वो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना जी। जितना ये इधर प्रोडक्ट से फिर C + D से A बनना शुरू हो जाएगा ना। फर्ज करें कि ये पहले 100% था, फिर ये प्रोडक्ट बना, फिर बढ़ता गया, ये एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे जो रेट ऑफ फार्मेशन, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, जब ये रेट ऑफ इनका बराबर हो जाएगा, जब बढ़ता गया ये C + D बन गया, ठीक है ना जी। फिर एक ऐसी स्टेज होएगी, ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। जितना आप इसमें जितना ये ज़्यादा होगा वो डालेंगे,
वो इधर जो बनेगा उतना फिर इधर से वो इधर बनना शुरू हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो इसको कहते हैं ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। इसी तरह फेजेस में भी एक इक्विलिब्रियम स्टेज आती है जहाँ पे आप दो फेज़ आपस में इक्विलिब्रियम में हो जाती हैं। वो अभी आप हम जो ये आगे डायग्राम पढ़ेंगे उससे आपको थोड़ी सी ये चीज़ क्लियर होगी इक्विलिब्रियम की, ठीक है ना जी। तो आगे चलते हैं जी। माइक्रोस्ट्रक्चर का क्या फ़र्क पड़ता है जी। इसकी वजह से फिज़िकल प्रॉपर्टी या पर्टिकुलरली मैकेनिकल प्रॉपर्टी माइक्रोस्ट्रक्चर पे, मटेरियल के माइक्रोस्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, ठीक है ना जी। यानी आपकी अगर मटेरियल की माइक्रोस्ट्रक्चर BCC है या FCC है या SCP है, हेक्सागोनल क्लोज पैक है, तो इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं इन फेजेज की वजह से, ठीक है ना जी। तो माइक्रोस्ट्रक्चर का फ़र्क काफ़ी पड़ता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मटेरियल की किसी मैकेनिकल प्रॉपर्टी पे ऊपर, ठीक है ना जी, माइक्रोस्ट्रक्चर। उसके बाद आगे चलते हैं जी। सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, ये टर्म आप इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आगे यूज़ होंगी। सॉलिड सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ एट लीस्ट 2 different element. These solute atoms occupy either substitutional or interstitial position in the solvent lattice and the crystal structure of the solvent is maintained. ये आप इसको आप इस तरह समझें कि सॉलिड सॉल्यूशन, मैंने कापर में निकल डालना शुरू कर दिया है ना। कापर, ये कापर है आपका, ऐसे करके ना आपका ये ऐसे फर्क करके ये आपका ये कापर पड़ा हुआ है, ऐसे कापर 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 कापर, ये कापर के एलिमेंट है, ठीक है ना जी। अब कापर में जब निकल मिक्स करते हैं तो इनका साइज़ एटम का ऑलमोस्ट बराबर होता है, ठीक है ना जी। तो जो निकल के एटम इसमें डिज़ॉल्व होंगे वो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्क निकल का एटम ये मैंने ये इसको सब्स्टिट्यूट कर गया, ऐसे निकल का एटम ये सब्स्टिट्यूट कर गया, यहाँ पे निकल, तो ये ऐसे आपस में ये ऐसे सब्स्टिट्यूट करते गए, ठीक है ना। ये सब्स्टिट्यूट करते ऐसे सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना जी। इस तरह भी डिज़ॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह यानी डालेंगे तो आप लिक्विड स्टेट पे ना, लिक्विड पे जाएगा तो ये आपने कापर में निकल डाला तो ये उसके जो एटम, जब ये ठंडा होगा उसके एटम ये इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके एटम को, ठीक है ना जी। तो एक बार दफ़ा तो अगर ये एटम का साइज ये डाया कम हो, एक का ज़्यादा है दूसरे का कम है, तो वो फिर इस तरह जैसे आयरन कार्बन में होता है, ऐसे करके वो उनका जो सॉलिड सॉल्यूशन है, ये आपने ये देखा, ये आयरन के आइटम है ऐसे करके ऐसे पड़े हुए हैं, ये आयरन के आइटम ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे 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 आयरन के आइटम, ये सारे आयरन के आइटम हैं, ठीक है जी। तो ये आयरन के आइटम है। अब जो कार्बन डालेंगे, कार्बन आके जो ये वाली जगह है यहाँ पे आके बैठना शुरू हो जाएगी, ऐसे इधर ऐसे कार्बन के आइटम इधर आ रहे हैं, ऐसे करके ये चीज़ें इंटरस्टिशियल जो वाइड बन रहे हैं उसको ऑक्यूपाई करेंगे, साइज में कम है। तो ये इस तरह की आपकी, तो ये इनकी इसी तरह इनकी डिज़ॉल्वेबिलिटी लिमिटेड है, क्योंकि ये पूरी अदरवाइज अगर ज़्यादा करेंगे लैटिस इसकी ख़राब हो जाती है, तो इसकी डिज़ॉल्वेबिलिटी लिमिटेड है। मगर यहाँ ये मैंने जैसे कापर निकल का कहा, तो ये इसका जो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब यही है कि आपने लिक्विड स्टेट में जाके इसमें ये चीज़ें डाली, कापर में निकल डाला, फिर वो ठंडा हुआ, तो ये इसमें इस तरह मिक्स होगा जिस तरह मैंने बताया है, ठीक है ना जी। इसी तरह आपने
आयरन में, ये आयरन का है, इसमें आपने कार्बन डाला है तो उसी तरह आपने इसको कार्बन जो डबल डाला है तो ये लिक्विड स्टेट, जब ये ठंडा होगा तो ये वाली कार्बन इधर आके इसमें, ठीक है ना जी, ऐसे करके ऐसे ऐसे इधर आएगा, इधर आके घुस जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये ठंडा होगा तो ये सॉलिड सॉल्यूशन बन गया, ये इसका कॉपर निकल का सॉलिड सॉल्यूशन, ये आयरन और कार्बन का सॉलिड सॉल्यूशन बन गया, ठीक है ना जी। तो ये तो आपका हो गया सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है ना जी। तो इसको अगर आप फिर पढ़ें तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। सॉलिड सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट, अभी जैसे बताया, दिस सॉल्यूट एलिमेंट जिसमें, ठीक है ना जी, सॉल्यूट एलिमेंट जो के हल किए जा रहे हैं, अक्कोबाई इधर सब्स्टिट्यूशनल, सॉल्यूट एटम इधर सब्स्टिट्यूशनल, ये सब्स्टिट्यूशनल, ये यानी निकल हमने डाला ना, निकल सब्स्टिट्यूट करते जा रहा है। और इंटरटाइटिशियल पोजीशन, जैसे ये कार्बन इन द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इसमें क्या है, इसमें Fe सॉल्वेंट है, इसमें Fe सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट कौन सा है, ये कार्बन। अब कार्बन इधर आ रही है, इसी तरह इसमें कॉपर सॉल्वेंट है, निकल सॉल्यूट है जो इसकी सब्स्टिट्यूशन जगह को घेरता जा रहा है। एंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉल्वेंट इज मेंटेन, ठीक है ना जी। और ये जो सॉल्वेंट ने ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब ये अगर ये फेस सेंटर क्यूब है तो फेस सेंटर क्यूब ही रहेगा कप। अब ये FCC है तो FCC यानी BCC है, बॉडी सेंटर क्यूब है, ये कार्बन डाली, ये बॉडी सेंटर ही है। फेज डायग्राम ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, तो सबसे पहले तो आप फेज डायग्राम देख लें। ये फेज डायग्राम मैंने आपको बताया था कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मुख्तलिफ फेजेस की, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन। अब यहाँ पे तो एक ही चीज़ है, मसलन ये आपका वाटर का बनाया, अब ये तो वाटर तो एक ही चीज़ है ना। अब इसको हम मुख्तलिफ फेजेस कैसे हासिल करेंगे, टेम्परेचर आपने ये फर्क करने का, ये इस लाइन पे टेम्परेचर है, इस पे प्रेशर है, ये टार में लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब आपने ये आपका जो ये ग्राफ सा बना, ये इस तरह का ग्राफ बन रहा है, ये सब्लिमेशन लाइन कहते हैं इसको, और ये वाली लाइन, ये जो लाइन बन रही है इसको वेपराइजेशन लाइन कहते हैं, ये इसकी आपकी फ्रीजिंग लाइन है। इस तरफ जो है सारा सॉलिड पड़ा हुआ है, इधर सारा लिक्विड है, इधर सारा वेपर है। ये 3 स्टेजेस हैं, 3 फेजेस हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपका ऊपर लिखा हुआ है। अब ये टेम्परेचर वाटर का और प्रेशर इसकी देखें ना जी, अगर देखें ना जी, आपने टेम्परेचर बहुत 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 0 से भी कम, बहुत कम है, ठीक है ना जी, तो आपका प्रेशर भी बहुत कम है, टेम्परेचर कम, प्रेशर कम। ये देखें, अगर यहाँ पे आपका टेम्परेचर बहुत कम है और कम प्रेशर है, ठीक है जी, ये टेम्परेचर यहाँ पे है, ये टेम्परेचर इतना कम है और इतना प्रेशर, तो ये आपका डायरेक्ट सॉलिड आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्लिमेशन डायरेक्ट। इसी तरह यहाँ तक आप चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। अब ये वाला पॉइंट जो ये कहलाता है ट्रिपल पॉइंट, यहाँ पे तीनों फेजेस मौजूद हैं, यानी ये टेम्परेचर 0.01 के करीब है और प्रेशर यहाँ पे 4.579 के करीब। तो ये जो पॉइंट निकलता है इसको कहते हैं जी ट्रिपल पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर तीनों फेजेस मौजूद हैं, यहाँ पे सॉलिड भी है यानी वाटर आइस फॉर्म में, यहाँ पे वेपर भी है
और यहाँ पे लिक्विड फार्म, तीनों फार्म यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। मगर जो ही हम इससे ये कहाँ पे है, एक ख़ास टेम्परेचर और एक ख़ास प्रेशर के ऊपर ये तीन है। इससे थोड़ा सा आगे पीछे हटें तो आप किसी यानी इस ख़ास जगह पे ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना जी। इससे थोड़ा सा आगे पीछे हटे किसी और फेज़ में दाखिल हो जाएंगे, ठीक है ना जी। ये फिर अच्छा, इसी तरह आपने देखा ये सॉलिड है, ये आप अगर इधर हैं ये सॉलिड, ये जो आपकी फ्रीजिंग लाइन है इसको क्रॉस करेंगे तो ये आप लिक्विड में दाखिल हो गए। तो ये आपका पीटी फेज डायग्राम है प्योर वाटर के लिए, ठीक है ना जी। तो जैसे मैंने पहले बताया, अब ये डायग्राम किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ये ग्राफ बना हुआ है, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, ठीक है ना जी। तो इसी तरह आप अगर आगे चलें तो प्योर आयरन का देखें। अब प्योर आयरन है, ठीक है ना जी, इसमें कार्बन शार्बन कोई नहीं है, तो कार्बन है भी तो तकरीबन आप समझेंगे ना होने के बराबर है, इतनी कम कार्बन है। अब इसका आपने फेज डायग्राम ड्रा करें तो आपको ये इसके फेज डायग्राम आपने देखा तो ये आपका प्योर आयरन का, ये प्योर आयरन के लिए जिसमें मैंने बताया Fe जिसमें कार्बन तकरीबन नहीं है, इसको आप हीट अप करते जाएं, ठीक है ना जी। आपने हीट अप किया, ये कर बन रही है, हीट अप किया तो ये, अब ये देखें जी, ये वाली इस टेम्परेचर पे जाके ये जो इसकी फेज़ थी अल्फ़ा फेज़, अगर आपके पास ये देखना जी, अब प्रेशर मुख्तलिफ है, प्रेशर मुख्तलिफ है, तो ये प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है जी। ये सारा देखना, ये सारा वेपर फेज है, सारा वेपर फॉर्म में, ये सारा ये यहाँ पे देखें लिक्विड फॉर्म में, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। ये ज़रा दोबारा गौर से सुन लें, ये सारा सॉलिड है, इसको अल्फ़ा फेज़ कहते हैं, अल्फ़ा फेराइट, आगे पढ़ेंगे आप। अब ये भी सारा सॉलिड है, ये गैमा फेराइड, ये बॉडी सेंटर क्यूब है, ये फेज सेंटर क्यूब। इसी तरह आगे चलें, ये डेल्टा फेराइट, ये भी बॉडी सेंटर क्यूब है मगर इसका साइज़ बड़ा है, ये आगे पढ़ेंगे खैर। अब इसके बाद ये यहाँ से ऊपर जाएं इस टेम्परेचर से तो ये लिक्विड बन जाता है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड। अब ये लिक्विड इस टेम्परेचर पे आप अगर आयरन को हीट अप करते जाएं तो इस टेम्परेचर पे हीट अप किया, अगर फ़र्ज़ करें कि 1 एटमॉस्फेयर है जो नॉर्मल है, इस पर हीट अप किए थे तो ये यहाँ पे जाके आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप ये जो तीन पॉइंट हैं, ये वाले, ये वाला और ये वाला, ये तीन जो ट्रिपल पॉइंट इसके ऊपर, ठीक है ना जी। इसको अगर मैं लिखूँ, इसको मैं अगर लिखूँ ये 1 है, ये मैं लिखूँ 2 है, ये मैं लिखूँ 3 है, तो ये 3 पॉइंट बन गए, ठीक है ना जी। अब 1 पे देखें, 1 पॉइंट पे अब ये 3 फेज़ मौजूद हैं यहाँ पे, कौन कौन सी, एक तो लिक्विड, इस तरफ वेपर और इस तरफ इस तरफ डेल्टा फेराइड। 3 फेस यहाँ पे मौजूद हैं। पॉइंट 1 पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो पॉइंट 1 के ट्रिपल पॉइंट 1 के ऊपर 3 फेज़ हैं। एक तो है लिक्विड, मैं लिखूँ लिक्विड, और फिर ये देखना लिक्विड, वेपर, और फिर ये आपके पास
डेल्टा फेराइड। इसी तरह पॉइंट 2 पे आए, ये ट्रिपल, यहाँ पे भी 3 फेजेस हैं। वो कौन कौन सी हैं 2 पे? एक तो आपने देखा ये वेपर फेज, वेपर वो लिख लेते हैं। अब इसके ये तो वेपर इस तरफ एक ये है फेज, एक ये है। तो मैंने क्या लिखा जी? डेल्टा फेराइड और डेल्टा फेराइड, ये BCC है, बॉडी सेंटर क्यूब। और फिर इसके बाद गैमा फेराइड, ये फेस सेंटर क्यूब है। ठीक है ना जी। इसी तरह आप तीसरे पॉइंट पे जाएं, यहाँ पे यहाँ पे भी 3 फेजेस हैं। एक ये वेपर है, एक ये गैमा फेराइड है, एक ये अल्फा फेराइड है। ये 3 फेजेस इस पॉइंट पे भी हैं। अब ये 3 फेजेस ये मैं लिख देता हूँ, चलें जी। ये है जी वेपर, दूसरा जी ये वाला गैमा फेराइड, ये ऊपर मैं इसकी लिखा हुआ है, और इसके बाद अल्फा फेराइड। ये 3 फेजेस इधर मौजूद हैं। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे सिर्फ एक सॉलिड फेज है इस रीजन यहाँ पे भी एक सॉलिड फेज है, ये भी सॉलिड फेज है। आप ये देखें जी इतने इसमें ये सिर्फ ये टेम्परेचर प्रेशर की बेस के ऊपर देखें, ये एक सॉलिड में कितनी फेज बन गई, ये भी बन गई, ये भी बन गई, ये भी बन गई। ठीक है ना जी। तो ये आयरन कार्बन डायग्राम हम एंड पे डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना जी। तो आयरन कार्बन डायग्राम हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इससे आगे चलते हैं जी। अब ये एक रूल बनाया जिसको कहते हैं जी गिब्स फेज रूल। ये कोई अमेरिकन केमिस्ट था, उसने ये फार्मूला निकाला कि आपने अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है तो उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करें गिब्स फेज रूल में, F=C - P+2। अब P क्या है? नंबर ऑफ फेजेज दैट आर प्रेजेंट विद इन द सिस्टम। ठीक है ना जी। C है जी मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल कंपोनेंट that are necessary to describe the composition of all the phases within the system। ठीक है ना जी, C। उसके बाद है F है जी डिग्री ऑफ फ्रीडम which describe the minimum number of variable that must be fixed in order to define particular condition of the system। ठीक है ना जी। उसके बाद हम चलते हैं जी गिब्स फेज रूल से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करेंगे। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि आपका ये वाटर सिस्टम है, वाटर सिस्टम में ट्रिपल पॉइंट के ऊपर वाटर सिस्टम में ट्रिपल पॉइंट के ऊपर आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? आप डायग्राम पे वापस चलते हैं जी। ये आपका ट्रिपल पॉइंट के ऊपर, ये ट्रिपल पॉइंट के ऊपर, ये है ट्रिपल पॉइंट, ये ट्रिपल पॉइंट के ऊपर मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। ठीक है। अब ट्रिपल पॉइंट के ऊपर अब नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं जी? ट्रिपल पॉइंट पे नंबर ऑफ कंपोनेंट तो एक ही है, सिर्फ वाटर ही है। तो फार्मूले में अगर मैं ये फिल करूं, F नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 है। ठीक है ना जी। नंबर ऑफ फेजेज यहाँ पे कितनी है? 3 फेजेज हैं। ठीक है ना जी। कौन कौन सी? सॉलिड भी है, वेपर भी है, लिक्विड भी है। यहाँ पे 3 फेजेज हैं। तो ये मैंने कंपोनेंट तो एक ही वाटर है,
तो ये 3 फेजेस -3, तो आपके पास +2, तो F की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। ठीक है ना जी। यहाँ पे यानी इस कोई चीज़, क्योंकि आप कुछ भी चेंज करोगे तो आप दूसरी फेज़ में दाखिल हो जाओगे। ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 0 निकल आई। ठीक है ना जी। अब चलते हैं जी, देखते हैं फ्रीजिंग लाइन के ऊपर देखते हैं वही फार्मूला F = C - P + 2। अब यहाँ इसको देख लेते हैं एट फ्रीजिंग लाइन। अभी हम देखते हैं जी फ्रीजिंग लाइन पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आती है। अब फ्रीजिंग लाइन को अगर आप देखें तो ये इक्विलिब्रियम लाइन है जो कि 2 फेज़ सॉलिड फेज़ और लिक्विड फेज़ के दरमियान में है। ये देख रहे हैं, ये फ्रीजिंग लाइन। अब ये फ्रीजिंग लाइन सॉलिड और लिक्विड कितने होगी, ये 2 फेज़ होगी। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कंपोनेंट तो वही एक ही है, यानी वाटर H2O कंपोनेंट एक ही है। अब ये यहाँ पे फ्रीजिंग लाइन के ऊपर 2 फेज़ सॉलिड और लिक्विड। अब इसको देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, वो ये देख लें जी। अब कंपोनेंट तो एक ही है, ठीक है ना जी। फेज़ कितनी होगी, 2 + 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गई। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मतलब है कि सिर्फ आप एक वेरिएबल को चेंज करोगे, एक ही वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। ठीक है ना जी। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि दूसरा फ़र्ज़ करें आप इसको देखें, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर को ऐसे चेंज करता हूँ, ऐसे प्रेशर ये तो प्रेशर बढ़ाता जाता हूँ, तो टेम्परेचर तो इस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना जी। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ से टेम्परेचर चेंज करना शुरू करता हूँ, यहाँ पे चेंज किया तो इधर पहुँच गया, इधर करता करता इधर पहुँच गया, तो अगर टेम्परेचर चेंज करूँ तो वो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो इससे साबित हुआ कि ये एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लिहाजा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। तो वो 1 हमने इससे निकाल लिया गिब्स फार्मूला यूज़ करते हुए। आप चलते हैं जी एट वेपराइजेशन लाइन, इस पे ऊपर देखते हैं जी। ये वाली वेपराइजेशन लाइन आपने ये देखा, ये वाली लाइन अब 2 फेज़ इक्विलिब्रियम लाइन है, 2 फेज़ के दरमियान, लिक्विड और वेपर के दरमियान। अब ये फेज़ होगी 2। अब हम इसके ऊपर चेक करते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है इस। ठीक है ना जी। अब चेक कर लेते हैं जी। कंपोनेंट तो वही एक ही है, ये वाटर ही है, तो इसको चेक करते हैं। ये कंपोनेंट एक ही है, फेज़ 2 है। अब इसमें लिक्विड और वेपर आ गया, ये कंपोनेंट एक ही है, फेज़ 2 है, ऐड किया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। ठीक है जी। अभी आप इधर से देख लें, इसलिए 1 है कि अगर मैं टेम्परेचर ऐसे चेंज करता जाता हूँ तो प्रेशर खुद ब खुद इसके साथ चेंज होता जाएगा। प्रेशर डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर के साथ, ये टेम्परेचर बढ़ाता गया, ये उसी तरह प्रेशर भी बढ़ता गया। या अगर मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊँ, ऐसे प्रेशर बढ़ाता जाऊँ तो टेम्परेचर ऐसे फ़र्ज़ करिए यहाँ से प्रेशर मैंने काम किया, ये काम किया, जो टेम्परेचर कम हुआ, प्रेशर कम, ऐसे ऐसे करके ये, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही रही, क्योंकि एक वेरिएबल दूसरे पे, प्रेशर टेम्परेचर में एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, लिहाजा डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर इधर 1 है। ठीक है जी। तो ये इससे निकाल लिया। अब हम चलते हैं एट सिंगल फेज़, वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकल रही है, अब चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ से हमने देखा ये है सिंगल, यहाँ भी सिंगल फेज़ है, ये वाला एरिया ये भी सिंगल फेज़ है, और ये वाला भी सिंगल फेज़ है। अब हम चेक कर लेते हैं कि सॉलिड में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रही है। अब मैं फ़र्ज़ करो कि यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे मूव करता जाता हूँ। ठीक है जी। प्रेशर तो कोई नहीं मैंने चेंज किया,
प्रेशर तो चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मगर हम उधर के उधर ही हैं, उसी फेज़ में हैं, ठीक ना जी। इसी तरह अगर हम ऊपर की तरफ मूव कर जाएं ऐसे करके, ऊपर ऐसे, टेम्परेचर देखें चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर वही का वही है, टेम्परेचर वही का वही है। तो हमने ये प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाने के बाद भी हम इसी फेज़ में, यानी अगर दोनों आप वेरिएबल चेंज करें तो आप उसी फेज़ में रहते हैं, तो इसकी मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गई। तो वो 2 हम कैसे निकालते हैं, इधर से देख लेते हैं। अब यहाँ से कंपोनेंट तो एक ही है, ठीक है जी। तो सिंगल फेज़ में कंपोनेंट एक ही है और फेज़ भी एक ही है, जैसे मैंने बताया सॉलिड में तो सॉलिड ही है, तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ गई। इसी तरह इसमें भी इसी तरह ही है, ठीक है ना जी। आप इधर से ऐसे जाए तो आपके पास वही लिक्विड फेज ही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऊपर जाएं तो आपका प्रेशर चेंज हो रहा है, फेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यानी यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ भी, यानी सिंगल फेज पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। तो ये हमारा आज का टॉपिक तो यहाँ पे कवर हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कूलिंग कर्व के बारे में पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।